हम जीप में बैठे जा रहे थे। जू रात गहरी हो रही थी, सफर दुश्वार होने लगा था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरे नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी, अल्ताफ भी ऊँग रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँग आ जाती। ये बड़ी खतरनाक बात थी और जीप बेकाबू होकर किसी खड्ड में गिर सकती थी। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोककर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जानिब निकलती थी। मैंने जीप को उस सड़क पर डाल दिया। ये ऊंची नीची कच्ची सड़क थी और छकड़ों वगैरह के लिए बनाई गई थी। कुछ फासले पर सड़क से हटकर एक जगह रोशनी दिखाई दी। अल्ताफ ने उस तरफ इशारा करके कहा, कोई गाँव लगता है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक करते हुए कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। जमीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया। मैंने अल्ताफ से कहा कि आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगा, तुम पहरा देना। चुनाचे अल्ताफ जीप की अगली दोनों सीटों पर टांगे फैलाकर लेट गया। मैं स्टेन गन लिए पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खर्राटों की आवाजें आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मुकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए किस खुशू और खुजू से दुआएं मांग रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनकी जिंदगियों के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी। किसी को उनके मुस्तकबिल, उनकी जिंदगियों के बारे में इल्म नहीं था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शौहर की मौत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा कि इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचे वो मर्दाना लिबास में थी, मगर ये नाकाबिल एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी, हम उसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं उसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार करवाना चाहता था। मैं उस तरफ देखने लगा जिधर रोशनी हो रही थी। ये किसी लालटेन की रोशनी थी। अंधेरे में मुझे 2-3 झोंपड़ियों के धब्बे से नजर आ रहे थे। ये कोई गांव नहीं था, 2-3 झोंपड़ियां थी जहां बंगाली किसान रहते थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी। जाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुक्ति बाहिनी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दियों में जरूर थे, मगर हमारा भांडा किसी भी वक्त फूट सकता था। आसपास झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। नींद पर गलबा पाने के लिए मैं चल फिर कर पहरा देने लगा। रात अगरचे खुनक थी, मगर हब्स हो गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अल्ताफ को गहरी नींद से जगाऊं, मगर मेरा आराम करना भी जरूरी था। मैंने 2 बजे उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी। वो ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर उसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब अल्ताफ मेरे कांधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था, आमिर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की जुमुर्द रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहनाज अभी तक बेसुध पड़ी थी। मैंने अल्ताफ से कहा कि हमें इन झोंपड़ी वालों से हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने का सामान हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने उसे साथ लिया और झोंपड़ियों की तरफ चल दिए। हल्की रोशनी फैल रही थी। 2 बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोंपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। उनमें से एक की चुग्गी दाढ़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मुसलमान लगते हैं, लेकिन खबरदार, इन्हें अपना राज न बताना। एक धोती पोश दुबली पतली उधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी की एक जानिब बैठी चूल्हे में आग जला रही थी। 2 भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। उन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था। दोनों दुबले पतले और कमजोर थे। मैंने टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तहक्कुम से वो सहम गए। उनमें जो बड़ा था उसने अपनी बीवी को झरिया कहकर आवाज दी। ये नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। फिर ख्याल आया कि मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवियों और लड़कियों के 2 नाम रखते हैं, एक मुसलमान का और दूसरा हिंदुओं वाला। उसकी बीवी ने हमारे लिए जमीन पर चटाई बिछाई। मैंने मुंह हाथ धोने के लिए पानी मांगा तो बूढ़े बंगाली ने एक तरफ दरख्तों में इशारा करके बताया कि उधर एक तालाब है। पहले मैं तालाब पर गया। वो एक छोटा सा तालाब था जिसकी सीढ़ियां पानी में उतर गई थी। इस किस्म के तालाब मशरकी पाकिस्तान के देहातों में आम होते हैं। मैंने हाथ मुंह धोया, फिर अल्ताफ को भेज दिया। वो
वापस आया तो शहनाज को तालाब पर जाने का इशारा किया। शहनाज खामोशी से उधर चल दी। उसका लिबास तो बंगाली लड़कों जैसा था मगर चाल औरतों जैसी थी। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा बंगाली उसकी तरफ मशकूक नजरों से देख रहा है। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुशशक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नजरों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते डरते बताया कि ये उसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे सबको इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के 20 रुपए निकाल कर बूढ़े को दिए। उसने लेने से इनकार कर दिया। वो अभी तक खौफजदा था और उसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने जबरदस्ती उसे 20 रुपए दिए और उसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई दी। मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर उसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठ जाए। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। ये किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और उसमें 4 मुक्ति बाहिनी के गुंडे सवार थे। उन्होंने राइफलें थाम रखी थी। उनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतरकर खड़ा हो गया। 2 मुक्ति बाहिनी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी वर्दियां मुक्ति बाहिनी की थी और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। उन्होंने हमें सलूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गियां और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहां ठहरना मुनासिब न समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। हमने दरख्तों के दरमियान से देखा 2 मुक्ति बाहिनी वाले झोंपड़ी में से उसी जवान लड़की को घसीटकर अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। बंगाली बूढ़ा और उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लड़की की माँ अपनी छाती पीट रही थी। मैं स्टेन गन लिए उछलकर जीप से उतरा और अल्ताफ से कहा, मुझे कवर देना। 2-4 छलांगों में दरख्तों के झुंड से निकलकर झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर मैंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक हवाई ब्रस्ट मारकर चिल्लाया, इस लड़की को छोड़ दो। मुक्ति बाहिनी वाले रुक गए। जो जीप के पास खड़े थे उन्होंने फौरन पोजीशन संभाल ली। उनका लीडर अंग्रेजी जबान में चिल्लाया, तुम इंडियन सोल्जर्स की हमने मदद की है। हम न होते तो तुम लोग पाकिस्तानियों से हथियार नहीं डलवा सकते थे। अब हमें लूट मार क्यों नहीं करने देते? तुम भी तो लूट मार कर रहे हो। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, सुअर की औलाद, इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं फायर खोल दूंगा। उन्होंने लड़की को छोड़ने से इनकार कर दिया और मेरा चैलेंज की परवाह किए बगैर उसे अपनी जीप की तरफ घसीटने लगे। जो आदमी जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी और इससे पहले कि मैं फायर करता पीछे अल्ताफ अकबर तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगा। वो खालिस फौजी था और उसका निशाना कभी खता नहीं जा सकता था। उसकी स्टेन गन के पहले ब्रस्ट ने ही उन दोनों को भून डाला जो जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे। दूसरे दोनों लड़की को छोड़कर जमीन पर लेट गए। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी थी। लड़की भागकर झोंपड़ी में छुप गई। गोलियां तड़ातड़ करती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं कोहनियों के बल रेंगते हुए बाएं जानिब एक दरख्त की ओट में आ गया। अकब से मेरा साथी बराबर फायर कर रहा था। उसे ये फायदा हासिल था कि वो निशाने की जद पर नहीं था। उसने दरख्त की एक शाख पर चढ़कर नीचे जमीन पर गोलियां बरसाईं तो उस जगह से मिट्टी उड़ी जहां दोनों मुक्ति बाहिनी वाले लेटे हुए थे। उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो रेंगते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे। अल्ताफ अकबर की गोलियां उनके इर्द गिर्द बरस रही थी। जो ही एक मुक्ति बाहिनी वाला उठकर जीप की ओट लेने के लिए दौड़ा, गोलियां उसकी कमर में घुस गईं। वो चीख मार कर गिर गया। मैंने दूसरे पर ब्रस्ट मारा। चंद सेकंड बाद उसकी लाश भी जमीन पर तड़प रही थी। मैं दौड़कर लाशों के पास गया। अल्ताफ भी मेरे पास आ गया। बंगाली बूढ़ा अपने बेटे के साथ झोंपड़ी से निकल आया। वो हाथ जोड़े हमारा शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में अब भी रहम की दरखास्त थी। उसे अब भी खतरा था कि हम यानी भारतीय फौजी कहीं उसकी लड़की को न ले जाएं। मैंने कुछ बंगला और कुछ उर्दू में बूढ़े से कहा कि वो फिक्र न करे, हम दोनों मुसलमान इंडियन फौजी हैं। इस पर बूढ़े बंगाली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो मेरे पांव पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। वो बार बार इस्लाम और मुसलमानों पर टूटने वाले जुल्म का तज़किरा कर रहा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को आवाज दी और जोर जोर से कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने इससे ज्यादा उसे कुछ न बताया कि हम इंडियन फौजी हैं मगर मुसलमान हैं। उस बेचारे को भला क्या मालूम था कि जो भारतीय डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। उस वक्त जरूरी बात यह थी कि लाशों और जीप को वहां से हटाया जाए। हमने चारों लाशों को उठाकर उनकी जीप में पिछली सीट पर डाल दिया, ऊपर घास फूस डालकर उन्हें छुपा दिया, फिर जमीन पर गिरे हुए खून के धब्बों को भी मिटा दिया। जिस जीप में मुक्ति बाहिनी की
लाशें पड़ी थीं, उसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप में चला रहा था। बड़ी सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकाल कर एक ऊंची जगह पर ले गया जहां नीचे गहरी खाई थी। जीप को लाशों समेत खाई में लुढ़काने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोककर मेरे पास आया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ दिया। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फ्लास्क पड़ा हुआ था। इस फ्लास्क के पीछे एक काली जिल्द वाली पॉकेट बुक रखी थी। ये पॉकेट बुक ऐसी थी कि उसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रख ली और जीप को लाशों समेत खड्ड में लुढ़का दिया। खड्ड में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे भरती चिटागोंग की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर खाया और आगे बढ़ गए। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चिटागोंग बंदरगाह है, वहाँ इंडियन फौजों की नकलो हरकत ज्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने की बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उस मुकफ्फल पॉकेट बुक का भी जायजा लेना चाहता था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसे ताला लगाया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बड़े शहर के मज़ाफात शुरू हो गए। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे जहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेशी झंडे लहरा रहे थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक भारी बख्तरबंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सर झुकाए बैठे हुए थे। अल्ताफ ने कहा हमें इस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। मैंने जीप उस सड़क पर डाल दी जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। मैं अपने कारोबारी दौरे के सिलसिले में कई बार इस शहर में आया था। मैं शहर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के कारोबारी हल्के मुझे जानते थे और इंडियन फौजी वर्दी में भी मुझे पहचान सकते थे। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कैनवॉय रुका हुआ है। जीप को एक ज़ेली सड़क की ढलान पर डाल दिया। यहाँ नशेब में ढुलवान छतों वाली कोठियां और मकान थे जिन पर बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कैनवॉय के गुजर जाने का इंतजार किया जा सके। छोटी सड़क नशेब में एक टीले के पीछे से घूमकर चढ़ाई की तरफ आ गई। आधे फरलांग की चढ़ाई थी। ऊपर जमीन हमवार हो गई। यहाँ से ये सड़क कोई 2 फरलांग आगे जाकर फिर से हाईवे के साथ मिल जाती थी। यहाँ से भी भारतीय फौज के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने जली हुई कोठी के अकब में जीप खड़ी कर दी। मेरी हिदायत पर अल्ताफ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ाया ताकि वो कुछ देर आराम कर सकें। अब मैंने जीप से वही मुकफ्फल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ बोला आखिर उसे लॉक करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ ना हो। ये कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ दिया। उसकी वर्क गर्दानी की तो पता चला कि अक्सर सफहात खाली पड़े थे। बीच के कई सफहात गूंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। उन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफहात पर अंग्रेजी जबान में ये तहरीर दर्ज थी। ईस्टर्न कमांड चिटागोंग 15वां बख्तरबंद डिवीजन 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। तुम्हारा खुफिया कोड पाम ऑयल नारोमनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ हो। ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएगा। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बाहिनी के भेस में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा खत्म हो गया है, उसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत जरूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फौज के एक आम हवालदार होगे। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक पाम ऑयल नारोमनी। ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाहकुन स्कीम थी जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काटने के बाद अब मगरबी पाकिस्तान को भी खत्म करने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज इत्तेफाक था कि इस खुफिया मंसूबे का मुझे सुराग मिल गया था। ये ताईद इज़्ज़ती थी और मैंने पाकिस्तान की बका पर अपनी जान तक कुर्बान करने का
عہد کر رکھا تھا۔ یہ پاکستان کے خلاف بھارتی انٹیلیجنس کی کوئی گھناؤنی سازش لگتی ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود اس ملک میں اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں، الطاف نے کہا۔ میرے دل میں کیا تھا، میں نے کیا فیصلہ کیا تھا، اس سلسلے میں الطاف اکبر کو اس وقت میں نے نہیں بتایا، بس اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور پاکٹ بک بند کر کے جیب میں رکھ لی۔ میں نے کوڈ ورڈ یاد کر لیا تھا، پام آئل، نارومنی۔ اب میرا ہر حالت میں چٹاگانگ جانا ضروری تھا، مگر میں نے اپنے عزائم سے الطاف اکبر کو آگاہ نہیں کیا۔ الطاف نے کہا، کیا خیال ہے اگر ہم اپنے آپ کو انڈین آرمی کے حوالے کر کے قیدی بن جائیں تو جنیوا کنونشن کی روح سے ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا اور یوں شہناز بھی محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے الطاف اکبر پر ایک خاموش نگاہ ڈالی۔ اس کی سوچ بڑی نارمل تھی، وہ اپنی، میری اور ایک بدقسمت مسلمان لڑکی کی جان بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ دو باتوں سے بے خبر تھا۔ پہلی بات یہ کہ جنگ میں جنیوا کنونشن جیسے معاہدوں کے پرزے اڑا دیے جاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ میں ایک کمانڈو تھا جو اپنی جان کسی حالت میں بھی اپنے وطن عزیز پاکستان سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو ہمیں چٹاگانگ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری ساری توجہ پاکستان کے خلاف بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے ناپاک اور گھناؤنے مشن کی طرف تھی، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے بچے ہوئے ٹکڑے کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس مشن کو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی نیست و نابود کرنے کا عزم کر لیا۔ میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ خفیہ مشن کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ چٹاگانگ پہنچ کر 15ویں ڈویژن کی 8ویں مرہٹہ ریجیمنٹ کے کرنل گپتا سارتھی سے ملاقات کی جائے۔ مکتی باہنی والا تو جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی جگہ میں کوڈ کی مدد سے کرنل گپتا سے ملاقات کر کے اس گھناؤنے مشن کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے اس آدمی کا رینک بھی حوالدار بتایا گیا تھا اور میں بھی انڈین فوج کے ایک حوالدار کی وردی میں ہی تھا۔ قدرت پاکستان کو دشمنوں کے ناپاک منصوبوں سے بچانے کے لیے میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ درختوں کے عقب میں دور چٹاگانگ ڈھاکہ ہائی وے صاف ہو گئی تھی، فوج کا کینوائے گزر گیا تھا۔ میں نے الطاف اکبر سے کہا کہ وہ شہناز کو لے آئے، ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہناز نے غسل کر لیا تھا اور وہ کچھ تازہ دم لگ رہی تھی۔ ہم اناناس کے باغ میں سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک پر آ گئے، جہاں سڑک کے کنارے ایسے فوجی مورچے دیکھے جو کچلے ہوئے تھے، لگتا تھا ان کے اوپر سے ٹینک گزرے ہیں۔ ایک جگہ 2 لاشیں بھی دیکھی جو جھاڑیوں کے پاس اوندھی پڑی تھی۔ انڈین کینوائے ہم سے کافی آگے تھا۔ میں نے مصلحتاً جیپ کی رفتار کم ہی رکھی تھی۔ مشرقی پاکستان میں ابھی بدنظمی اور افراتفری کا عالم تھا۔ اگرچہ پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن جنوبی اور مشرقی محاذوں پر پاک فوج کے غیور جوان ابھی تک جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی فضا میں اکا دکا فوجی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے خصوصی پوسٹ کہیں بھی نہیں تھی، اور ہم اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی بڑے شہر میں داخل ہوتے وقت معمولی سی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا، جو 2-4 لفظوں اور سیلوٹ تک ہی محدود رہتی۔ ڈھاکہ سے باہر حالات بہت مختلف تھے، اور جہاں زیادہ تر بنگالی ریجمنٹیں مصروف کار تھیں، بھارتی فوجیوں کا اجتماع ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں زیادہ تھا۔ دوپہر کو ہم نے ایک قصبے کے باہر جیپ کھڑی کر کے کھانا کھایا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ شاید تھکاوٹ، پریشانی اور رت جگہ کے باعث شہناز کو بخار ہو گیا تھا۔ ایک بنگالی دکاندار سے ہم نے اسپرو خرید کر شہناز کو چائے کے ساتھ 2 گولیاں کھلائیں۔ میرے ذہن اب صرف بھارتی فوج کے پاکستان دشمن خفیہ منصوبے کے خلاف کام کر رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ شہناز اور الطاف اکبر کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر خود اپنا کمانڈو مشن شروع کروں۔ دوسرا دن اور دوسری رات سفر کر کے آخر ہم چٹاگانگ پہنچ گئے۔ شہناز کا بخار اور تیز ہو گیا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر پڑی تھی۔ الطاف نے کہا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر کو دکھانے کا مطلب تھا کہ ہمارا راز فاش ہو جاتا، کم از کم ڈاکٹر کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اگر ہم کسی بنگالی مسلمان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے تب بھی ان حالات میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہناز کا جسم واقعی بخار میں پھنک رہا تھا۔ چٹاگانگ شہر کی حالت بھی ڈھاکہ سے بہت بہتر نہیں تھی۔ جگہ جگہ غیر بنگالیوں کی دکانیں اور مکان ٹوٹے پڑے تھے۔ بازاروں میں بنگالی جلوس نکالے نعرے لگاتے پھرتے تھے۔ یہاں انڈین فوج بھی کافی تعداد میں تھی، اور بنگالی ریجمنٹ کے جوان بھی مکتی باہنی گروپ کے ساتھ مل کر غیر بنگالیوں کے بچے کچے مکانوں کو لوٹ رہے تھے۔ چٹاگانگ میں رہنے والے تقریباً سبھی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ کسی غیر بنگالی مسلمان ڈاکٹر کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہناز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے بخار میں شدت کے باعث بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے شہید خامد کو پکارتی تھی۔ یہ بات ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں جیپ کو شہر کے گنجان علاقے سے نکال کر احمد بازار میں سے ہوتا ہوا مضافات کی طرف لے گیا تاکہ مکتی باہنی اور انڈین فوجیوں کی نظروں سے دور رہا جا سکے۔ راستے میں میری نظر انڈین فوج کی ایک ایمبولینس پر پڑی جو احمد بازار کے کونے پر ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے شہناز کو ایک درخت کے نیچے الطاف اکبر کے پاس چھوڑا اور خود جیپ لے کر ایمبولینس کی طرف چلا گیا۔ یہ بھارت کی میڈیکل کور کی ایمبولینس تھی، اور وہاں ایک گودام سے 3-4 بھارتی فوجی دوائیوں کے بکس
निकाल कर गाड़ी में भर रहे थे। मैं जीप खड़ी करके उनके पास गया तो सिपाहियों ने मुझे सलूट किया। मैंने सलूट का जवाब देते हुए कहा, जवानों, तुम्हारे पास कोई बुखार शुखार की दवा है तो दे दो, हमारा एक ग्राई बीमार हो गया है। उन फौजियों में एक हवालदार भी था। उसने मुस्कुराकर कहा, सर हमारे पास तो पेटेंट दवाएं हैं, आप यूनिट डिस्पेंसरी क्यों नहीं चले जाते, वहाँ डॉक्टर रमेश मौजूद हैं। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, मामूली बुखार है, कोई पेटेंट दवाई सप्लाई कर दो। ये चूंकि मेडिकल कोर के आदमी थे इसलिए उन्हें बुखार, नज़ला और जुकाम वगैरह की दवाइयों का बखूबी इल्म था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी जिसमें कुछ कैप्सूल थे। सर अभी एक कैप्सूल अपने गिराई को दे दें, भगवान की दया से बुखार फौरन उतर जाएगा। मैंने जीप में बैठते हुए पूछा, वो जवान, इधर 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर किधर है? भारतीय सिपाहियों ने कदरे हैरानी से मेरी तरफ देखा। हवालदार बोला, सर हम सब 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के जवान हैं। आपको मालूम नहीं सर कि यहाँ सिर्फ 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट ही डिप्लॉय है। आपकी रेजिमेंट कौन सी है? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। ओके जवान, अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। ये एक बलाए नागहानी ही थी। उस मरहट्टा रेजिमेंट का मतलब था कि चिटागोंग में 15वीं बख्तरबंद डिवीजन की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट काम कर रही थी। यहाँ से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिला दिया, उसे जीप की पिछली सीट पर लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। उस वक्त हमारा सबसे अहम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ हम रात बसर कर सकें। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो जा नहीं सकते थे। अल्ताफ ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से कॉक्स बाजार की तरफ निकल जाना चाहिए, वहाँ से हम किसी तरह सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन भारतीय मंसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं उस वक्त वतन अजीज की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मंसूबे को खाक में न मिला देता। लेकिन उससे पहले अल्ताफ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की जरूरत है, जब तक उसका बुखार नहीं उतर जाता हमें कॉक्स बाजार का रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ अकबर ने सवाल किया कि हम चिटागोंग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चिटागोंग के मज़ाफ़ात में एक टीले पर बरेली के खान मुमताज हुसैन खान की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चिटागोंग जाता तो उनकी कोठी पर जरूर जाया करता था। खान साहब का चिटागोंग में कागज का कारोबार था और वो अपने कुंबे के साथ बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अल्ताफ को जीप में बिठाया और उस कोठी की तरफ चल दिया।